इंटरनेशनल है। आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट के साथ चीनी कहानी कार्यक्रम। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है और आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को। चीनी कहानी कार्यक्रम में आप सभी का बेहद स्वागत है। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं आलाई की रचना खोखला पहाड़, जो कि तिब्बत के पहाड़ी इलाके में बसे एक गांव की कहानी है। तो दोस्तों, इस कहानी के पिछले अंक में हमने सुना था कि ची गांव की तरफ आग की लपटें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। वहीं केलसांग वांगडू, ओल्ड वे और जामकन गोनबो को पुलिस की निगरानी में रखा गया है। लेकिन जामकन गोनबो पुलिस से लड़ाई कर डोरजी के अंतिम संस्कार की रस्म को पूरी करने जंगल की तरफ निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ सुओपो के नेतृत्व में एक टुकड़ी को आग बुझाने के लिए जंगल में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, कहानी में आगे क्या होता है, आइए जानने के लिए सुनते हैं कहानी का शेष भाग। तंबू के बाहर का दृश्य ऐसा लगता था जैसे किसी फिल्म से सीधे सीधे उठा लिया गया हो। हर तरफ आग बुझाने वाले दस्तों का गठन हो रहा था। दस्ते के सभी सदस्य एक जैसी पोशाक पहने थे। मजदूरों के लिए नीले रंग के सख्त हैट और उनकी कमर में बंधी बेल्ट से लटकते हुए चीनी मिट्टी के मग। वे बड़े शानदार ढंग से एकदम सैनिकों की तरह एक कतार में खड़े थे और अपने उपकरणों के अनुसार उन्हें अलग अलग यूनिटों में तैनात किया गया था। इसके बाद कार्यकर्ताओं और छात्रों के दस्ते थे और इन दस्तों के लोगों ने भी घास वाले हरे रंग के कपड़े पहने थे। इनकी बाहों पर लाल पट्टे लगे थे और कंधों पर थैले लटक रहे थे। एक साथ कतार में खड़े होने के बाद इन्होंने सिर ऊंचा कर अपने सीने तान लिए और इनके पांव बेचैनी में लगातार धूल उड़ा रहे थे। आश्चर्य की बात यह है कि इनके और जन मुक्ति सेना के दस्तों के बीच का फर्क काफी कम हो गया था, जो अभी कुछ ही समय पहले आग वाले मोर्चे से वापस लौटे थे और पूरी तरह थके हुए थे। यह फर्क इतना कम था कि यहाँ तक कि ओल्ड वे को जनमुक्ति सेना के दस्ते को गाइड करने के लिए बुलाया गया। टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ते एक के बाद एक दस्ते रात के अंधेरे में पेड़ों के बीच जाकर गुम हो जाते थे। जब वे गांव से रवाना होते थे तो यह रोशनी बहुत तेज रहती थी, लेकिन जंगल में घुसते ही यह धीमी हो जाती और फिर धीरे धीरे आंखों से ओझल हो जाती। ची गांव अब सुनसान तंबुओं वाला एक खाली स्थान था, जहां गड्ढों को खोदकर खाना पकाने के लिए जो चूल्हे बनाए गए थे, उनकी आग अब धीरे धीरे बुझ रही थी और अब वहां महिलाओं और बच्चों के साथ ऐसे गिने चुने लोग बचे थे जो या तो बहुत बूढ़े थे या बहुत कमजोर। किसी धुंधले स्वप्न की तरह सुनसान पड़ा ची गांव आग की रोशनी में कभी झलकता और कभी गायब हो जाता और यह सिलसिला चलता रहता। पहाड़ की तलहटी में अपेक्षाकृत समतल जमीन पर असाधारण शक्ति वाली मशीनें खड़ी थी, क्योंकि भारी मशीनों को ऊंचाई पर पहुंचाने का कोई उपाय नहीं था। जहां जहां जंगल बचा हुआ था, लंबे और घने पेड़ों के समूह मौजूद थे। इन जगहों में सारा काम हाथ से किया जाना था। रात में ऐसा लगता था कि जंगल का अनंत सीमा तक विस्तार हुआ है। अधिक से अधिक यह होता था कि अगर कोई पेड़ कटता तो चांद की रोशनी नीचे तक आ जाती। लेकिन बुरी बात यह थी कि जिस भी पेड़ को काटा जाता उसे एक जगह इकट्ठा कर जलाने की प्रक्रिया शुरू होती। समय का दबाव बहुत ज्यादा था और लोगों ने यह महसूस करना शुरू कर दिया था कि किसी एक बड़े पेड़ को काटने में और फिर उसे जलाने में कितना समय लगता है। इस बात की थोड़ी भी गुंजाइश नहीं थी कि महज एक शाम में इस तरह के घने जंगल में आग को रोकने वाला कोई क्षेत्र तैयार किया जा सके। दरअसल अगले दिन तक ही यह काम पूरा हो, इसका भी कोई तरीका नहीं था। अगर आप पुरानी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो व्यवहारिक तौर पर इस जंगल को बचा पाना असंभव था। कमांड सेंटर में बैठे नेता से लेकर आम कार्यकर्ता तक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो इस सच्चाई से अच्छी तरह वाकिफ ना हो। और फिर भी
कोई इस बात को खोलकर कहने के लिए तैयार नहीं था। जब से आग बुझाने की कवायद शुरू हुई, सब लोगों ने यह मान लिया था कि ची गांव ही ऐसा मजबूत गढ़ है जहां तक आने से किसी भी हालत में आग को रोकना जरूरी है। जितने भी उपलब्ध संसाधन थे, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिसमें मनुष्यों और साज सामानों को शामिल किया जा सकता है, यही केंद्रित कर दिया गया था। जो बात सभी लोग सोच रहे थे, उसको कहने वाले पहले व्यक्ति को ही संभवतः समूचे अभियान की विफलता के लिए बलि का बकरा बनाया जा सकता था। लोग अनेक राजनीतिक अभियानों में शामिल हो चुके थे और हर अभियान पिछले अभियान की तुलना में ज्यादा क्रूर होता था, और ऐसे समय किसी को भी मुखबिर कहा जा सकता था और किसी के भी बारे में किसी के द्वारा इस तरह की अफवाह फैलाई जा सकती थी। यही वजह थी कि हर आदमी ऐसे काम कर रहा था जैसे उसका समूचा जीवन इसी पर निर्भर हो गया हो। सारी रात कुल्हाड़ियों के चलने की आवाज पहाड़ी जानवरों के कानों तक पहुंचती रही। रात भर काम जारी रहने के बाद जब सुबह हुई तो आग बुझाने वाले दस्ते को अपनी रात की मेहनत का नतीजा दिखाई दिया। अनंत विस्तार वाले इस जंगल में एक छोटी जगह तैयार करने में उन्हें कामयाबी मिल गई थी। किसी ने यह महसूस नहीं किया कि उन्हें इस अभियान में पूरी तरह सफलता मिलने ही वाली है। वे सभी बैठकें इनमें भाग लेने वालों को प्रेरित नहीं कर सकी। उनके अंदर वीरता का वह भाव नहीं जगा जिसे हम कहानियों में पढ़ते हैं और जिनके जरिए दुनिया में बड़े बड़े कारनामे संपन्न होते हैं। हर मीटिंग में एक बैनर लगा होता था जिस पर लिखा होता था, प्रकृति पर मनुष्य की जीत होगी। प्रत्येक मीटिंग के अंत में जोर शोर से नारे लगाए जाते थे, प्रकृति पर मनुष्य की जीत होगी, जीत होगी, जीत होगी। अब दिन की रोशनी में सब कुछ हर व्यक्ति को दिखाई दे रहा था। आप चाहे जितने जोरदार ढंग से नारे लगाएं, नारों की आवाज भीषण आग के कानों तक नहीं पहुंच सकती थी। प्रकृति और मनुष्य के अलग अलग रास्ते हैं। प्रकृति अपने रास्ते का पाठ पढ़ाती है, लेकिन मनुष्य अपने पागलपन में बार बार खुद को ही धोखा देता रहता है। आकाश में अभी भी उदासी छाई हुई थी। एक खास तरह का धुंधलका फैला हुआ था। सूरज ऊपर तक आता था, लेकिन काले प्राकृतिक बादलों और धुएं की परतों को चीरकर उसकी बहुत हल्की रोशनी नीचे तक पहुंचती थी। काफी ऊपर आसमान में शायद वर्षा की बूंदें बिखरी पड़ी थी, जो हवा के प्रवाह के साथ गतिशील होती थी, लेकिन इस आग के प्रभाव से बेअसर हो जाती थी। पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से पहले ही वे भाप बनकर उड़ जाती थी। कुछ देर पहले शुरुआती चरण में दक्षिण पश्चिमी हवा काफी तेज बह रही थी, लेकिन अब इसकी रफ्तार बिल्कुल कम हो गई थी और लगातार चल रही सांस की तरह बहुत आहिस्ता आहिस्ता बहने लगी थी। विशाल महाद्वीप तक पहुंचने में इसने बड़ी मुश्किल से 3 या 4 दिन लगाए थे। इसके अपने आप रुकने का कोई तरीका भी नहीं था। अगर दक्षिण पूर्वी हवा से बारिश हो जाती तो आग पर एक हद तक काबू पाया जा सकता था। यही वह मौसम था जब हर पेड़ थोड़े पानी के लिए तरस रहा था और चाहता था कि उसकी शाखाओं और निकलती ताजा पत्तियों तक किसी तरह कुछ नमी पहुंचे। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं आ लाई की रचना खोखला पहाड़ का दूसरा भाग, आकाशीय अग्नि। अब तक पेड़ों के अंदर हरियाली की परतें दिखाई देनी चाहिए थी और उनकी ताजगी का एहसास होना चाहिए था, लेकिन दक्षिण पूर्वी हवा अपने साथ आग की गंध लेकर आई और पानी के समूचे भंडार को उसने लूट लिया। पेड़ों की जिन शाखाओं पर नरमी और हरियाली नजर आने लगी थी, वे फिर सूखकर ऐंठ गई। वैसे वसंत की हर नई पत्ती और हर खिलता फूल गर्भ से ही नमी लेकर आता है और यह उम्मीद की जाती है कि दक्षिणी पश्चिमी हवा उनके लिए जन्म के बाद की किसी आया की तरह काम करेगी। लेकिन इस वर्ष ऐसा नहीं हुआ। इस वर्ष पैदा होते ही पत्तियों और फूलों की अकाल मृत्यु हो गई थी। तो भी चरागाहों में गर्म हवा के बावजूद हरियाली दिखाई दी।
पिछले वर्ष की मरी घास की मोटी परतों पर छिटपुट हरियाली के संकेत दिखाई दे रहे थे और अब इस वर्ष उनमें स्ट्रॉबेरी के सफेद और डैंडेलियन के पीले फूल नजर आ रहे थे। आमतौर पर इन फूलों को खिलने के लिए लगभग महीने भर का समय लगता है। इस भीषण आग ने गांव में सपनों की प्रचलित व्याख्या के नियम भी बदल दिए थे। आग से पहले अगर कोई सपने में खिलते हुए फूल देखता था तो उसे एक शुभ संकेत माना जाता था, क्योंकि ची गांव में सपनों का इसी तरह विश्लेषण होता था। लेकिन इस भीषण आग के बाद अगर कोई सपने में खिला हुआ फूल देख लेता था तो वह खतरे की सूचना पाकर अचानक जग जाता था। बहुत सारी चीजें आग के बाद बदल गई, लेकिन इन पर कहीं कभी आगे चलकर कोई बात होगी। ऊपर पहाड़ पर हर दस्ते ने जंगल के अलग अलग हिस्सों को अपने जिम्मे लिया और रात भर जमकर काम किया। भोर के उजाले में जब उन्हें सब कुछ दिखाई देने लगा तो उन्होंने महसूस किया कि आग बुझाने वाले क्षेत्र के निर्माण की संभावना लगभग शून्य है। भूख और थकान से त्रस्त हुए लोग हताशा में जमीन पर गिर पड़े। गर्म हवा से उबे हुए लोग जब मुलायम घास पर पीठ के बल लेटे तो उनमें से अधिकांश अपने अपने स्वप्न लोक में चले गए। शुरू से ही सुओपो के दिमाग में जबरदस्त उथल पुथल चल रही थी। उसके होंठ फट रहे थे। उसने चिल्लाकर कहा, तुम किसी भी हालत में रुक नहीं सकते। नींद भरी आंखों से कुछ मजदूरों ने एक क्षण के लिए उसे देखा और इस देखने में ऐसा भाव था जैसे वे कह रहे हों कि तुम अपने काम से मतलब रखो। क्योंकि हर व्यक्ति की आंखें बंद थीं, उनमें से हर एक के मुंह से इत्मीनान का उच्छ्वास निकल रहा था। इस बीच ढेर सारे फूल खिले थे। तेजी से बगैर कोई आवाज किए दस्ते के सोए हुए सदस्यों की पीठ के नीचे से स्ट्रॉबेरी और डैंडेलियन की पंखुड़ियां हर ओर से झांक रही थी। उस गर्म हवा में वे फूल थोड़ी देर तक हल्के हल्के हिलते और जितनी तेजी से खिले थे उतनी ही तेजी से मुरझा जाते। लगभग एक ही समय में खिलते और मुरझाते फूलों के बीच अलग अलग चेहरों वाले थके लोगों के शरीर पड़े हुए थे। किसी भी कोण से देखने पर यह किसी दुस्वप्न जैसा दृश्य लगता था। सुओपो ने इसे देखा और अपने उन्हीं शब्दों को दोहराता रहा, तुम रुक नहीं सकते, रुक नहीं सकते। वह तेजी से स्क्वाड लीडर के पास गया और बोला, उनसे कहो कि वे किसी भी हालत में नहीं रुक सकते। स्क्वाड लीडर ने उसकी आंखों में देखा और हंस पड़ा। उनसे कोई कुछ भी कहे, कोई लाभ नहीं, लेकिन अगर तुम काम करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। साथ काम करते हुए सुओपो और स्क्वाड लीडर दोनों एक बड़े पेड़ के टुकड़े करने में लग गए। उनकी कुल्हाड़ियों की लाचार आवाजें जंगल के भोर में सुनाई दे रही थीं। इस काम में उनके साथ कुछ और लोग भी शामिल हो गए। ये सभी लोग या तो अगवा ग्रुप के साथ थे या उन लोगों में शुमार थे जिन्हें अगर अभियान के व्यापक राजनीतिक संदर्भ में देखा जाए तो वे अपने पद और हैसियत को लेकर निरंतर अस्पष्टता की स्थिति में थे। वे इसलिए नहीं काम कर रहे थे कि वे जंगल बचाना चाहते थे, बल्कि जंगल के विध्वंस के बाद वे खुद को बचाना चाहते थे। लेकिन जो भी हो, अधिकांश कार्यकर्ता अभी भी जमीन पर पड़े सो रहे थे। हालांकि सुओपो ने गौर किया कि उनमें से कुछ ने महज सोने का नाटक किया था, जबकि वे जगे हुए थे। इन पिछले कुछ दिनों के दौरान ची गांव की वह चुलबुली लड़की इंगजिन नीली पोशाक वाले मजदूर युवक के साथ प्यार करने लगी थी। लंबी गर्दन वाला यह युवक चमकती सफेद रंग की कमीज पहने था और जब वह बोलता था तो उसकी गले की नस तेजी से ऊपर नीचे होती थी। वह ऐसा व्यक्ति था जो किसी भी बात पर बड़े निष्क्रिय भाव से प्रतिक्रिया व्यक्त करता था और प्राय अलसाया रहता था। उसके इस अलसाए अंदाज ने ही इंगजिन को आकर्षित किया था। आग वाली घटना शुरू होने से पहले सुओपो को देखकर इंगजिन अजीब किस्म के ख्वाबों में खो जाती थी। अब एक ऐसे युवक ने उसके जीवन में प्रवेश पा लिया था जिसके अंदर कोई खास खूबी नहीं थी। बड़ी आसानी से इंगजिन ने अपने ख्वाबों को किसी दूसरे व्यक्ति की ओर हस्तांतरित कर दिया था। जब भी वह कोई टिप्पणी करता या किसी तरह की भी चर्चा करता, इंगजिन तालियां बजाकर उसकी बातों की तायीद करती। उसके मुंह से यही निकलता, वाह क्या सचमुच।
सुओपो ने अन्य मनस्क भाव से कहा। लेकिन उस युवक के प्यार में इंगजिन इस तरह खोई हुई थी कि उसने सुओपो की टिप्पणी पर ध्यान भी नहीं दिया, जबकि इसी सुओपो की तारीफ करते वह कभी नहीं थकती थी। एक दिन सुओपो ने अपने दांत भींचते हुए उससे कहा, तुम चाहे जिसको पसंद करो, यह तुम्हारी अपनी बात है, लेकिन इतने सारे लोगों के बीच अपने आप को नीचा मत दिखाओ। तुमने तो समूचे गांव के सामने खुद को एक तमाशा बना दिया है। इंगजिन रोने लगी, लेकिन इंगजिन इस तरह की लड़की थी जो बड़ी आसानी से अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेती थी और फिर उतनी ही आसानी से उन गलतियों को दोहराने लगती थी। उसने सुओपो की ओर से मुंह मोड़ लिया और अपने उस प्रेमी की ओर प्यार भरी नजरों से देखने लगी। उसका यही अंदाज उसके प्रति लोगों को आकर्षित करता था। उस सुबह जंगल में सुओपो ने देखा कि इंगजिन और वह युवक जमीन पर लोगों के बीच सो रहे थे। वे एक दूसरे की बगल में ही सो रहे थे। सूरज की रोशनी में सबके चेहरे दिखाई दे रहे थे, लेकिन इन दोनों ने अपने चेहरों को हेलमेट से छिपा रखा था। उन्होंने खुद को पूरी तरह ढका भी नहीं था। सुओपो ने गौर किया कि वे चुपके से एक दूसरे के काफी करीब आते जा रहे थे, लेकिन इस मामले में वह बहुत सुनिश्चित भी नहीं था। जब उसने यह सब देखा तो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपने फटे होंठों के बीच से हकारत के साथ जमीन पर थूक दिया और एक बार फिर उसके मुंह से निकला, हाँ, लेकिन किसी ने उसके इस हूं पर ध्यान नहीं दिया। ठीक उसी समय तेज विस्फोट की आवाज आई। यह आवाज काफी नजदीक से आ रही थी। जंगल के बीच से धुएं का गुब्बार उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। अभी सब लोग आश्चर्यचकित होकर उधर देख ही रहे थे कि ओल्ड वेई और केलसांग वांगडू अचानक प्रकट हुए। वे लोग आग बुझाने वाली उस सेना के सबसे आगे थे जो बहुत बेतरतीब और लापरवाह दस्ते के रूप में नजर आ रही थी। ओल्ड वेई ने लोगों को समझाया कि अग्निवर्जन क्षेत्र तैयार करने के लिए जनमुक्ति सेना विस्फोटकों का इस्तेमाल कर रही है। हाथ से पेड़ काटने की बजाय विस्फोटों के इस्तेमाल से यह काम जल्दी संपन्न हो सकता था और इसलिए ओल्ड वेई ने कमांड सेंटर को सलाह दी कि विस्फोटों का इस्तेमाल किया जाए। कमांड सेंटर ने उसे यह जिम्मेदारी सौंपी कि सेंटर विस्फोटकों की सप्लाई करेगा और वह प्रत्येक दस्ते को आदेश जारी करने की जिम्मेदारी संभाले। उसका यह भी सुझाव था कि इस सेवा के जरिए केलसांग वांगडू को अपने अपराधों का प्रायश्चित करने का मौका दिया जाए। उसे यह अनुमति दी गई और इस अनुमति देने के पीछे ठोस कारण यह था कि दस्ते का नेतृत्व ओल्ड वेई को सौंपा गया। यह दस्ता उन महत्वपूर्ण सदस्यों को लेकर बनाया गया था जो पिछले कुछ दिनों से पहाड़ पर खाना पहुंचाने का काम कर रहे थे। इस दस्ते में कुछ ऐसे कर्मचारियों को अस्थायी तौर पर शामिल किया गया था जो कमांड स्टाफ के साथ संबद्ध थे और इनके साथ ही उन्हें भी इस दस्ते में लगा दिया गया था जो खाना बनाने का काम करते थे। इन सारी बातों को ओल्ड वेई ने समझाया। इंगजिन के प्रेमी ने कहा, अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब हम तक खाना पहुंचाने के लिए कोई भी नहीं बचेगा। उसकी बात को बीच में काटते हुए ओल्ड वेई ने चारों तरफ देखा और फिर गुस्से के साथ उसने सवाल किया, किसने कहा? जवाब दो, किसने कहा? जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद ओल्ड वेई ने अपने को संयम करते हुए कहा, सबसे बड़ा दुश्मन नहीं, सबसे विध्वंसक आग हम लोगों की ओर बढ़ती चली आ रही है। जरा खुद सोचो कि क्या यह सही समय है जब कोई अपने पेट के बारे में सोच रहा हो। हर व्यक्ति दुश्मन के प्रति अपनी आंखों में नफरत का भाव दिए चारों तरफ देखने लगा। इनमें वे लोग भी शामिल थे जो तुरंत अपनी नींद से जगे थे। उस युवक ने दांतों के नीचे अपनी जुबान रख ली और फिर चेहरा ढकते हुए एक कदम पीछे मुड़ा और फिर एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया। इंगजिन भी उसके पीछे चल पड़ी। वह भी पेड़ के पीछे छिपते हुए उनकी निगाहों से ओझल हो गई। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं आ लाई की रचना खोखला पहाड़ का दूसरा भाग, आकाशीय अग्नि। जिन दिनों
गांव बड़ी सड़क का निर्माण कार्य चल रहा था, सुओपो एक कुशल टेक्नीशियन बन गया था, जो विस्फोटकों के मामले में माहिर समझा जाता था। अब आज उसे अपना कौशल दिखाने का एक और मौका मिला था। उसने पहले अंगूर की एक लता की लंबी टहनी निकाली और फिर एक पेड़ से विस्फोटक को लगातार उस लता से बांध दिया। उसके बाद डेटोनेटर में उसने फ्यूज लगाया, जेब से एक चाकू निकालकर विस्फोटक में एक सुराख किया और समूचे उपकरण को उसमें फिट किया। इसके बाद ओल्ड वे की ओर हाथ का इशारा करते हुए चिल्लाकर सबसे कहा कि वे पीछे हट जाएं। सभी लोग जंगल में काफी दूर तक भाग गए। केवल ओल्ड वे और सुओपो थोड़ी दूरी से खड़े होकर सब कुछ देखते रहे। सुओपो ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा कि उसे एक सिगरेट जलाकर दी जाए। किसी ने उसे सिगरेट पकड़ाई, जिसे उसने अपने मुंह में लगाया, एक लंबा कश दिया और फिर उसी से फ्यूज में आग लगा दी। नीले रंग का हल्का धुआं उठने लगा और कुछ चिंगारियां निकली और फिर जबरदस्त विस्फोट हुआ। तीनों लोग तेजी से जंगल की ओर भागे। विस्फोट से पहले उन्होंने 7-8 पेड़ों के पीछे अपने छिपने की जगह बना ली थी। विस्फोट के साथ ही वह पेड़ तेजी से जमीन पर गिर पड़ा। यह सब के लिए एक पाठ था, ताकि वे भी किसी तरह पेड़ों के काटने का काम करें। इस नए दौर में नई नई चीजों के निर्माण में लोगों का आत्मविश्वास काफी झलकता था, लेकिन देखा यह गया कि विध्वंस के नए तरीके सीखने के प्रति उनकी रुचि सचमुच बहुत ज्यादा थी। एक के बाद एक विस्फोटों की आवाज सुनाई देने लगी। अब यह टीम बड़ी तेजी से पेड़ों की कटाई का काम कर रही थी। विस्फोटों की आवाज जब शांत हुई, उस समय तक बहुत सारे पेड़ जमीन पर गिराए जा चुके थे। ओल्ड वे ने संतुष्टि के भाव से अपना सिर हिलाया और टिप्पणी की, युवा लोग सचमुच बहुत समर्थ हैं। उसने यह बात केलसांग वांगतू की ओर देखते हुए कहा। केलसांग ने बड़े सपाट ढंग से जवाब दिया, मैंने कई वर्षों तक ची गांव के लोगों का नेतृत्व किया, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि इस काम के लिए हमारे पास एक योग्य व्यक्ति है। सुओपो ने केलसांग की ओर मुखातिब होते हुए कहा, मैंने इंगजिन का ट्रांसफर तुम्हारे दस्ते में कर दिया है। बहुत अच्छा किया। हम लोग चाहते हैं कि अब यहाँ के नौजवान कुछ जिम्मेदारियां संभालें। सुओपो ने शिकायती अंदाज में कहा, मैं नहीं चाहता कि वह यहाँ रहकर गांव के लोगों को हंसी का पात्र बनाए। उसे तुम ले जाओ और अब वह तुम्हारे लिए बड़े बड़े विस्फोट कर सकेगी। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि इंगजिन कहाँ है। सब ने अनुमान लगाया कि वह अपने प्रेमी के साथ जंगल में कहीं गायब हो गई। सुओपो के चेहरे पर एक काली छाया दिखाई दी और उसने थोड़ा आशंकित होकर कहा, तुम लोगों को भी यहाँ से चले जाना चाहिए। खुशकिस्मती है कि पहाड़ के दूसरी तरफ ताइवान नहीं है, वरना वह दुश्मन के खेमे में पहुंच गई होती। तुम खामखा इतना नाराज मत हो, ओल्ड वे ने कहा। मैं नाराज हो रहा हूँ? मैं भला क्यों नाराज होऊंगा? सुओपो ने जवाब दिया, लेकिन तुम्हारी बातों से तो लगता है कि तुम सचमुच नाराज हो। एक पुरुष और महिला के बीच अगर प्यार, केलसांग ने कहा, तुम तो जानते ही हो कि हमारे गांव का तौर तरीका क्या है। सुओपो ने तुरंत पलटकर कहा, यह सोच पिछड़ी हुई सोच है। हमें सामाजिक परंपराओं में सुधार करना है, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्यार करने का यही तो असली समय है। केलसांग ने हंसते हुए जवाब दिया, सवाल यह नहीं है कि प्यार करने का यह समय है या नहीं। दरअसल बहुत गलत समय पर हम एक प्राकृतिक विपदा की चपेट में पड़ गए हैं। केलसांग ने अपनी पीठ पर विस्फोटकों के पैकेट को लाद लिया। फिर उसने कहा, अब तुम ची गांव के नेता हो। इंगजिन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर तुम्हें ध्यान देने की जरूरत है। तुम्हें शायद इस बात की जानकारी होगी कि जामकनगोनबो दोरजी को देखने जंगल की ओर गया है। यह बात अब तक किसी ने मुझे क्यों नहीं बताई? सुओपो ने गुस्से से गरजते हुए कहा। केलसांग ने अपना सिर हिलाया, पीठ पर लदे बंडल को हिलाकर ठीक किया और फिर अगले दस्ते की ओर बढ़ गया। इंगजिन नीली वर्दी वाले अपने प्रेमी के साथ जंगल में खोई रही। चारों तरफ पेड़ के ऊपर धुएं के नीले गोले बनते रहे और आकाश में विलीन होते रहे। इंगजिन के शरीर से भी आग निकल रही थी।
फर्क बस इतना था कि इस आग से खाना नहीं बनाया जा सकता था, लेकिन उस नीली वर्दी वाले युवक की निगाहों में उस आग ने आकांक्षाओं का अतिरेक पैदा कर दिया था। इसके बाद उन लोगों के बीच प्यार का आदान प्रदान शुरू हुआ और ऐसा लगा कि चुस्त कपड़ों को चीरता हुआ इंजन का शरीर बाहर आ जाएगा। वे चुपके से एक पेड़ के पीछे चले गए और मुलायम काई की मोटी गुदगुदी कालीन पर एक दूसरे के पीछे दौड़ते रहे। उनके हर कदम के साथ वह कालीन थोड़ी नीचे दबती और फिर अपनी पुरानी अवस्था में लौट आती। जंगल की इस मुलायम फर्श ने इस दौड़ में किसी सपने का एहसास पैदा कर दिया था। वे एक दूसरे में पूरी तरह खोए हुए थे, कभी इरादतन और कभी गैर इरादतन। वह एक पेड़ के इर्द गिर्द चक्कर लगाती रही और पेड़ों के ऊपर आकाश का एक टुकड़ा साथ साथ घूमता रहा। दोनों ने एक दूसरे को 2 बार आलिंगन किया। इंजन के माथे पर पसीने की गर्म बूंदें छलछला आईं और सांसें तेज चलने लगी। उसके खूबसूरत प्रेमी ने अपनी चमकती निगाहें उस पर टिका दी। उसकी काली भूरी रेशमी त्वचा पर स्वास्थ्य की चमक थी। उसके नौजवान प्रेमी ने उसकी रेशमी त्वचा को सहलाया। इंजन की सांसें तेज चल रही थी और उससे ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई घायल जानवर हो, लेकिन वह पूरी तरह एक आवेग की गिरफ्त में थी। यह सिलसिला अभी चल ही रहा था कि एक के बाद एक हुए विस्फोटों ने समूचे जंगल को हिलाकर रख दिया। इधर उधर भागते रहने वाले जानवर जो पेड़ों पर लटके रहते थे, आग के करीब आने की आशंका से खास तौर पर सतर्क दिखे। नीली वर्दी वाला नौजवान डर गया। पहले उसने ढेर सारे बंदरों को पेड़ की टहनियों से उछलते भागते देखा और फिर खरगोश और हिरणों का एक झुंड भागता दिखाई दिया। इसके अलावा और भी न जाने कितने परेशान हाल जानवरों के बीच उस दिन अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया था। उसने देखा कि एक रीछ आहिस्ता आहिस्ता उनकी ओर बढ़ा रहा है। प्रेमी के चेहरे पर तनाव की लकीरें उभर आई थी। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं आ लाई की रचना खोखला पहाड़ का दूसरा भाग, जिसका नाम है आकाशीय अग्नि। वह रीछ आराम के साथ उनकी ओर आ रहा था। उसका एक कान कटा हुआ था। जब से इंजन और इस युवक की मुलाकात हुई है, युवक के अंदर एक श्रेष्ठता का भाव छिपा होता था, लेकिन सामने रीछ को देखकर उसकी सारी श्रेष्ठता गायब हो गई थी और शहर से आया यह व्यक्ति पूरी तरह सहमा हुआ था। उसकी हालत देखकर इंजन ने हंसते हुए कहा, डरो मत, यह केलसांग वांगडू का रीछ है। दरअसल गांव के सभी लोग जानते थे कि इसी रीछ से केलसांग वांगडू का शिकार के दौरान कई बार सामना हो चुका था। उसके कटे हुए कान से लोग इसे पहचान लेते थे। गांव वालों का मानना था कि अगर कोई रीछ किसी शिकारी के साथ लगातार कई बार मुठभेड़ कर चुका होता है, तो शिकारी और रीछ के बीच एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव पैदा हो जाता है। उनका यह भी मानना था कि अगर किसी शिकारी के साथ किसी रीछ का यह भाव पैदा हो जाए, तो उसकी और किसी मनुष्य में दिलचस्पी नहीं रह जाती। इंजन ने अपने प्रेमी के सिर पर थपकी देते हुए कहा, मैं तुम्हें बता रही हूं कि यह केलसांग का ही रीछ है। बेहतर हो कि हम लोग यहाँ से चलें और किसी सुरक्षित जगह को देख लें, उसने कहा। जिन अलसाई आंखों को देखकर इंजन मोहित हुई थी, उन आंखों में अब भय और तनाव दिखाई दे रहा था। उसकी गले की नसों से पता चलता था कि वह कितना डरा हुआ है। जल्दी चलो, जल्दी करो, हम लोग यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। लेकिन अब एक नई समस्या पैदा हो गई थी। वे दोनों इस जंगल में भटक गए थे। प्यार के नशे में वे काफी दूर तक चले गए थे और दिन की रोशनी खत्म होते होते उन्हें इस बात का आभास भी नहीं हो सका कि वे कहाँ पहुँच गए हैं। घने पेड़ों के बीच से बाहर निकलने पर उन्हें बड़ी हल्की रोशनी दिखाई दी, लेकिन दूर दूर तक उनका दस्ता नजर नहीं आया। काफी दूर से कुल्हाड़ियों के चलने और विस्फोटों की आवाजें सुनाई दे रही थी।
आखिरकार वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां बहुत बड़ी झील थी और शांत झील का पानी उनकी आंखों को आकर्षित कर रहा था। झील से प्रतिबिंबित होकर हल्की रोशनी उनकी आंखों तक पहुंच रही थी। इंगजिन इससे पहले कभी इस झील तक नहीं आई थी, लेकिन इसके बारे में उसे जानकारी थी। यह एक ऐसी जगह थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी गांव के बच्चों को उनके माँ बाप से सुनने को मिलती थी। जी हाँ, यह वहाँ की लोक कथाओं में वर्णित सेमट्रो झील थी, जिसे गांव के लोग बहुत पवित्र मानते थे और जिसके बारे में कहा जाता था कि यहाँ 2 सुनहरे हंस रहते हैं। वहाँ का समूचा वातावरण एक दैवी ऊर्जा से भरा हुआ था। जंगल से बाहर आने पर उन्हें लगा कि अभी सूरज की किरणें बची हुई हैं और उनकी रोशनी से झील का सुनहरापन और भी आकर्षक हो गया है। इंगजिन ने अपना हाथ मुंह पर रखा और आश्चर्य व्यक्त करने लगी कि उसने अभी-अभी उन सुनहरे हंसों को देखा है। उसे वह संवाद याद आने लगा जो उसके और गांव के कुछ नौजवानों के बीच एक बार हुआ था, जिसमें गांव के बड़े बूढ़े लोगों के सामंती अंधविश्वासों की चर्चा हो रही थी। यह चर्चा सुनहरे हंसों को लेकर थी और इस चर्चा में इंगजिन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसने बड़े दावे के साथ उन बुजुर्गों से कहा था, आप लोग लगातार सुनहरे हंसों की चर्चा करते रहे हैं, लेकिन क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि सुनहरे से आपका क्या तात्पर्य है? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हंसों का रंग सुनहरा है या वे हंस सोने से बने हुए हैं? उस वक्त उसे पता था कि उसका यह सवाल बहुत चालाकी भरा है। उसे इस बात की खुशी थी कि उसने गांव के अग्रिम दस्ते के युवक और नेता सुओपो के सामने यह सवाल उठाया था। उस समय सुओपो ने इसकी ओर प्रशंसा की निगाहों से देखा था और वह शर्माते हुए तारों की ओर देखने लगी थी। उसके इस सवाल के जवाब में किसी ने कहा। इंगजिन जोर जोर से हंसने लगी और सुओपो पर अपनी निगाहें टिकाए उसने एक दूसरा सवाल किया, क्या आप सचमुच यह मानते हैं कि सोने से बनी हुई कोई भारी चीज सचमुच हवा में उड़ सकती है? अगर ऐसा है तो वह हंसों का जोड़ा नहीं, हवाई जहाज होना चाहिए। लेकिन आज जब वह खुद झील के सामने पहुंची तो ची गांव की परंपरागत जड़ों ने अपना असर दिखा दिया। ची गांव का कोई भी व्यक्ति जब दूसरों के सैद्धांतिक दिशा निर्देश से दूर प्रकृति की गोद में पहुंचता है तो उसके विचारों और शब्दों को एक अलग प्रेरणा दिशा देने लगती है। अब इस समय तर्क की किसी गुंजाइश के बगैर इंगजिन सुनहरे हंसों के अस्तित्व में यकीन करने लगी। उसने अपने प्रेमी युवक का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, धीरे से बोलो, उधर देखो, सुनहरे हंसों का जोड़ा जो हमारे गांव की रक्षा करता है। कहाँ? उसने अपनी उंगली से झील की ओर इशारा किया, जहां सूरज के डूबने का प्रतिबिंब हल्का हल्का दिखाई दे रहा था। नीली वर्दी वाला युवक हंसने लगा। क्या तुम लोग सूरज की इस परछाई को हंस कहते हो? अचानक उस युवक का आत्मविश्वास और उसके अंदर का श्रेष्ठता भाव वापस लौट आया और वह खुद को एक प्रतिभाशाली और तार्किक व्यक्ति के रूप में साबित करने लगा। उसने कहा, तुम्हारी मैंडरिन भाषा अच्छी नहीं है और मैं तुम्हारी भाषा समझ नहीं पाता, तो भी मैं तुमसे यह जानना चाहता हूँ कि क्या तुम लोग सूरज के प्रतिबिंब को हंस कहते हो? इंगजिन ने अपना सिर हिलाया। उस युवक के चेहरे पर हैरानी के भाव आए और उसने फिर हाथ से इशारा करते हुए कहा, यही तुम्हारा हंस है? इंगजिन को अब सारी बातें समझ में आई। उसे खुद पर शर्म आई कि उसने कुछ क्षणों के लिए सामंती अंधविश्वास को अपने मन में स्थान बनाने दिया और इस प्रकार अपने युवा प्रेमी के सामने अपनी हैसियत को धूमिल किया। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आलाई की रचना खोखला पहाड़, जो कि तिब्बत के पहाड़ी इलाके में बसे एक गांव की कहानी है। इसी के साथ आज का यह अंक यही समाप्त होता है। नमस्कार, बाय बाय, जय सियान। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय।
तो दोस्तों, आपने चाइना रेडियो इंटरनेशनल हिंदी सेवा का जो 19 मीटर बैंड 15,350 किलोहर्ट्ज़ पर प्रसारण होता है सुबह 8:30 से 9:30 के अंतर्गत चीनी कहानी का प्रसारण सुना। और आपने देखा कि किस तरह से 19 मीटर पर बिल्कुल ही बढ़िया रिसेप्शन में जो आपने सुना, बिल्कुल ही मतलब साफ तरह से आप समझ सकते हैं। इस तरह से बिल्कुल हाई क्वालिटी के अंदर जो ऑडियो क्वालिटी थी इसकी बहुत ही बढ़िया आती है। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।